नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी न्यूज़ प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। तेजी से फैलते कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर अब दिखने लगा है और अब तक 15 से ज्यादा देशों को चपेट में ले चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से लोग फिलहाल विदेश जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस वजह से 40 से 50% ट्रैवलर्स ने अपना ट्रैवल प्लान बदल दिया है। कृतिका मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। कृतिका, बताइए क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बढ़ते रिवाइवल पर रोक लगा दी है। इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि काफी इंक्वायरीज आ रही हैं कस्टमर से। वो ये जानना चाहते हैं कि क्वारंटाइन कैसे होना होगा या स्टेट्स या कंट्रीज के क्या क्वारंटाइन रूल्स हैं, किस तरीके से उन्हें आरटीपीसीआर देना होगा, जो कि एक एडेड पेन है उनके लिए। राजीव मेहरा, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के, उन्होंने ये बताया कि पिछले कुछ दिनों में 40 से 50% ऐसे ट्रैवलर्स, बिजनेस ट्रैवलर्स जो कि इंडिया से बाहर जाने वाले थे, उन्होंने अपनी ट्रिप्स डेफर कर दिए हैं और ऐसा नहीं लगता है कि न्यू ईयर तक वो जाएंगे। इसी तरीके से वो ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग्स भी काफी कम हो गई हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। इसी तरीके से ईज माई ट्रिप भी ये कहता है कि उन्हें काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं कस्टमर से। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी फ्लाइट्स पोस्टपोन हो जाती हैं या कैंसिल हो जाती हैं तो उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और या स्टेट्स के क्या प्रोटोकॉल हैं आरटीपीसीआर के लिए। इसी तरीके से प्रदीप शेट्टी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो भी ये कहते हैं कि इस तरीके की खबरें जब आती हैं तो इंडस्ट्री एक बार फिर अनसर्टेन मोड पे आ जाती है। अभी तक रिजॉर्ट्स जो थे उन्होंने 70 to 80% रिवाइवल देखा था, तो रिवाइवल काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन सिटी होटल्स के लिए अभी भी 30 to 40% ही रिवाइवल हुआ था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अभी पूरा नहीं उभरा है। तो इस तरीके की खबरें और इस तरीके के जब वेरिएंट्स आते हैं तो वो दोबारा से फिर एक अनसर्टेन मोड में आ जाते हैं और इंडस्ट्री एक कदम पीछे हो जाती है। ठीक है, शुक्रिया कृतिका इस अपडेट के लिए। और देखिए, हवाई यात्रा से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब शुरू होंगी इसकी तारीख वो बाद में बताएंगे। हालांकि 15 दिसंबर की तारीख जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए पहले ही नोटिफाई की जा चुकी है। समीर दीक्षित मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। समीर, 15 दिसंबर की जो तारीख थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, उसे पहले नोटिफाई किया जा चुका था, लेकिन अब ये नई डीजीसीए ने साफ कर दिया है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो कब शुरू होंगी, इसके बारे में वो ज्यादा जानकारी बाद में देंगे। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने की जो तारीख है 15 दिसंबर, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इस बात का इशारा खुद एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि एविएशन रेगुलेटर ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन लेकर के सामने आ सकती है, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना जो 15 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जाहिर है इसके पीछे वजह है कोविड का नया वायरस ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के चलते जो दुनिया भर में खलबली है, कई मुल्कों ने ओमिक्रॉन के चलते फ्लाइट्स पे पाबंदी लगाई है, तो भारत भी उसी दिशा में आप देखें तो एहतियातन कदम बढ़ा सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को रिज्यूम करना, दोबारा शुरू करना, ये जो फैसला है इसको थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और एहतियातन फिलहाल आप देखें तो देश के सभी एयरपोर्ट पे जो इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं, खासकर वो जो 12 मुल्क है जो एट रिस्क कैटेगरी में है, मसलन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हांगकांग, ऐसे कंट्रीज से जो इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, सारे कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई चूक या लापरवाही ना हो, ऐसे में इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल एविएशन मंत्रालय, डीजीसीए वगैरह स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं और एक औपचारिक फैसला जल्द जारी किया जा सकता है। अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं वो सारी फ्लाइट एयर बबल एग्रीमेंट के तहत उड़ान उनकी चालू है। ठीक है, शुक्रिया समीर इस अपडेट के लिए। और देखिए, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने दूसरे देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो हम आपको बता दें कि आज से ही लागू हो चुकी हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत में एंट्री के लिए कई तरह की टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने साथ ट्रैवल हिस्ट्री और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ लेकर आनी होगी। खुशबू तिवारी मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्यादा अपडेट आपको दे रही है। खुशबू, बताइए।
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कुछ खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं। खास तौर पे जो एट रिस्क यानी जो उन देशों से आ रहे हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा है, अगर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं वो भारत आते हैं तो उन्हें एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी जानकारी साझा करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और साथ ही अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है पिछले 14-15 दिनों की वो भी उन्हें साझा करनी होगी। इसके साथ ही जो लोग एट रिस्क देश जैसे कि बांग्लादेश, ब्रिटेन से समेत जितने भी यूरोपीय देश हैं, ब्राज़ील हो गया, इजराइल हो गया, इन देशों से जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भारत में आने के बाद भी कोरोना टेस्ट ज़रूरी होगा और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आ नहीं जाती उन्हें एयरपोर्ट पर ही रुकना होगा। इसके अलावा अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई तो भी उन्हें घर पे होम क्वारंटीन का पालन करना होगा अगले 7 दिन। और जितने भी अन्य देश के यात्री आ रहे हैं उनमें से 5% लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो मुंबई में, महाराष्ट्र में जो यात्री आ रहे हैं, इवन अगर वो घरेलू या किसी भी और भारत के अंदर ही किसी और एयरपोर्ट से भी आ रहे हो तो उनके लिए भी अब RT-PCR टेस्ट को ज़रूरी करार दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया खुशबू इस अपडेट के लिए। बाजार की बात कर लेते हैं तो देखिए, जीडीपी के दमदार आंकड़ों के दम पर बाजार में आज शानदार तेजी दिखी। निफ्टी 184 अंकों की मजबूती के साथ 17,160 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 620 अंकों की मजबूती देखी गई। लेकिन पूरे ब्रॉडर मार्केट की चाल कैसी रही, कौन से शेयर्स और कौन से सेक्टर्स ने आज दम दिखाया, पूजा त्रिपाठी आपको ज्यादा अपडेट दे रही हैं। पूजा जी, ओमिक्रॉन के टेंशन पर जीडीपी की जो आंकड़े थे वो आज भारी पड़े बाजार पर और हमने देखा कि अच्छी मजबूती आज देखने को मिली है। इसमें निफ्टी देखिए करीब 180 अंकों से ज़्यादा की बढ़त निफ्टी में देखी गई। सेंसेक्स में भी करीब 600 अंकों से ज़्यादा की बढ़त देखी गई। बैंक निफ्टी देखिए आज काफ़ी शानदार रिकवरी थी और आज बैंकिंग शेयरों ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। करीब 670 अंक चढ़कर बैंक निफ्टी भी बंद हुआ और इसके अलावा मिड कैप में भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन था और यहाँ पर भी करीब 300 अंकों की मजबूती देखने को मिली है। तो मार्केट में अच्छी तेजी थी। अब इसमें जो आईटी शेयर थे उसमें आज भी तेजी जारी थी, जिसमें देखिए HCL, इन्फोसिस्टम, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें कि आज शानदार तेजी देखने को मिली। ऑटो बिक्री के आंकड़ों का भी जो असर है वो देखा गया। जो नंबर्स आ रहे थे वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे लेकिन उसका असर ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा और जितने भी ऑटो स्टॉक्स थे वो आज तेज़ी के साथ ही बंद हुए। इसमें टाटा मोटर्स देखिए, मारुति सुजुकी, आयशर, अशोक लेलैंड सभी मजबूती के साथ आज बंद हुए। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बढ़ने की खबर आ रही थी और इसके चलते हमने देखा फर्टिलाइजर शेयरों में तेज़ी थी, जिसमें कि चंबल फर्टिलाइजर, NFL, RCF, मैंगलोर केमिकल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा एक और न्यूज़ आई थी, 31 दिसंबर से 7 शेयर FNO में शामिल होंगे और इसका भी असर कुछ स्टॉक्स पर देखने को मिला जिनको लेकर ये खबर आई थी। इसमें बलरामपुर चीनी में करीब 4 से 5% की मजबूती दिखी। इसके अलावा NBCC, हिंदुस्तान कॉपर, रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। एक बार निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर अगर नज़र डालें तो वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इसमें इंडसइंड बैंक, JSW स्टील, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। और लूजिंग साइड पर अगर देखेंगे तो आज फार्मा शेयरों में दबाव था, जिसमें कि सिप्ला, डीवीज लैब, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज दबाव देखने को मिला। ठीक है, शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। और देखिए, भारतीय शेयर बाजार में बुल रन अभी जारी है, ये कहना है फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा का। 18 हाउस स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में 12 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। आप इस बातचीत का एक हिस्सा सुनिए। पिछली दशक में भी वही रिटर्न था और हो सकता है इस दशक में भी वही रिटर्न आए। तो अगर लॉ ऑफ एवरेजेस देखे जाएं तो लगता है कि अगले 2-3 साल शेयर बाजार में डबल डिजिट रिटर्न आ सकता है, बिकॉज आंकड़े ये बता रहे हैं कि दैट वी आर इन दैट बीइंग लॉन्ग इज अ गुड ट्रेड। या तो आपने मेरे लेक ऑफ रिटर्न्स थ्योरी की बात कर दी, बिकॉज लेक ऑफ रिटर्न्स यही कहता है कि जब रिटर्न के लेवल्स लो रहते हैं लेक में तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो बढ़ के हो सकता है कि जहां थे वहां से डबल हो जाए। आपको लगेगा कि बहुत पानी भर गया लेक में, लेकिन लेक की जो कैपेसिटी है वो अभी भी फार हायर है। तो अगर आप देखिए 2008 से अभी तक के रिटर्न, मेरे ख्याल इंडिया के रिटर्न 7-8% ही हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंडिया के 12 से 15% के बीच में है। तो लेक में अभी कैपेसिटी हेडरूम काफी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पानी लगातार भरता जाएगा विदाउट एनी नीड फॉर आउटलेट्स टू कर्व द शॉर्ट टर्म प्रेशर।
करेक्शन को आप उस तरह देखें, एक सेफ्टी वॉल्व होता है कि थोड़ा पानी की सतह को थोड़ा कम किया जाता है, थोड़ा लेवल को कम किया जाता है, जिससे कि बिल्कुल वो उफान ना आ जाए। तो ये करेक्शन उस तरह से है, लेकिन वापस पानी भरेगा और वापस ये 15% के आप नंबर के आस एक औसत नंबर है। इससे हो सकता है कि आपको 20% भी मिले, लेकिन 2-3 साल मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट आपको -20% रिटर्न देगा। आपको हो सकता है 10% दे, प्लस 15% दे, हो सकता है 25% दे। -10 वाला मुझे सिनेरियो नजर नहीं आता। आपने हमेशा मेंटेन करा है कि शेयर बाज़ार में लिक्विडिटी इवेंट न्यूट्रल होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। QIP और IPO उसको हटा दें, मगर बायर सेलर हमेशा इक्वल होता है। तो क्या इस समय जो FI की सेलिंग आ रही है उससे हमें घबराना नहीं चाहिए? बिकॉज जी हाँ, FI बेच रहे हैं मगर सामने DIs खरीद भी रहे हैं। हम हमेशा बुरी न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छी बात पे फोकस नहीं करते। नहीं, हम उस न्यूज पे फोकस करते हैं जो हमारी उस वक्त की मानसिकता को सूट करता हो। तो मार्केट अगर घट रहा है और FII की सेलिंग है, तो हम दोनों को जोड़ के कहते हैं कि इसके चलते A के चलते B हो रहा है। लेकिन रियलिटी है दैट कि कोई ले भी रहा है। और मैं कहता हूं साहब कि ओवर टाइम FIIs की जो इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट पे वो घटती गई है। अगर आप आज देखें तो 3-4 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स आए मेरे ख्याल से। 50,000 रुपया भी अगर एक आदमी औसत दर पे डालता है मार्केट में, तो आप उधर 2 लाख 2.5 लाख करोड़ की बाइंग पावर की बात कर रहे हैं साहब। एंड ये सारा पैसा जाता है मिड एंड स्मॉल में। इनको HDFC बैंक में और हिंदुस्तान लीवर लेने में कतई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप देखिए कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी की घटा होगा। मार्केट कैप 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ रुपया है और वहां पर इतनी बाइंग पावर जाती है, तो आप FII को भूल जाइए साहब। हमारे डोमेस्टिक एक इंडिविजुअल स्मॉल इन्वेस्टर एक FII ऑन अ कलेक्टिव बेसिस बन चुका है। और ये हमारे लिए एक फख्र की बात है एज अ मार्केट की। हमें अब फॉरेन कैपिटल पे जरूरत है इंडिया को, लेकिन उतनी डिपेंडेंस नहीं है जितना कि आज से जब हमने करियर स्टार्ट किया था तब था। तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की बाइंग पावर है। हो सकता है अगले साल तक ये और बढ़ जाए। उसके सामने FII की $5 बिलियन, ये 5,000 करोड़ रुपए क्या होता है साहब? मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक चेंज हुआ इंडिया में कि स्मॉल इन्वेस्टर्स ने आके एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे दिया मार्केट को। इंडिविजुअली नहीं, लेकिन वो संख्या इतनी बड़ी है कि कलेक्टिवली एक बहुत ह्यूज फोर्स बन चुका है। तो शंकर, आखिरी सवाल। रिलायंस और TCS हिंदुस्तान की दो बढ़िया कंपनी हैं जिनकी मार्केट कैप $200 बिलियन से ऊपर है। फिर एक आपके पास $100 बिलियन मार्केट कैप का क्लब है और फिर आपका $50 बिलियन का क्लब है। अगले 3 से 5 साल में कौन सी एक या दो कंपनी है जो $500 बिलियन क्लब में आ सकती है? कौन सी कंपनी है जो 100 से 200 में जा सकती है? और 50 वाली कौन सी जो 100 बन सकती है? आप नाम पूछ रहे हैं तो नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं बहुत ही आश्वासन के साथ कि बहुत कंपनियां उत्पन्न होंगी जो उस लेवल से बड़ी बनेगी। बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी की जो साइज है उसके रिलेटिवली स्पीकिंग हमारी कंपनियां अभी भी छोटी हैं। तो वाली रिलायंस एंड TCS जो आपने नाम लिए, उसके नीचे कंपनियों की जो साइज है अभी भी छोटी है। अगर आप देखिए चाइना के कंपैरिजन में, और यूएस तो खैर छोड़ दीजिए, तो हमारी कंपनियों का अपवर्ड जो हेडरूम है वो बहुत है। अब चाहे तो एग्जिस्टिंग कंपनियां होंगी, न्यू लिस्टिंग्स होंगी, लेकिन आपको 5, 10, 25, 50 बिलियन की मुझे तो लगता है 10, 20, 25 कंपनियां कम से कम बनेंगी अगले 2-3 साल के अंदर, और बननी भी चाहिए। और देखिए, शंकर शर्मा के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं रात 9 बजे ET नाउ स्वदेश पर। देखिए, भारत बॉन्ड ETF का तीसरा चरण 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और ये एक डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसके जरिए निवेशक सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। इस ETF का ये तीसरा चरण होगा जिसकी मैच्योरिटी अप्रैल 2032 में है। भारत बॉन्ड ETF का पहला चरण 2020 में लॉन्च किया गया था और ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट इस फंड को मैनेज करती है। भारत बॉन्ड ETF के लॉन्च के मौके पर दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि इस ETF के जरिए लोग 1,000 की छोटी रकम को भी बॉन्ड मार्केट में निवेश कर सकते हैं। A very important aspect of bond market deepening, which we are all concerned about for our long-term growth. We really, particularly for infrastructure financing, we know what's the importance of the bond market, and this bond market will develop as more and more people can get in and get in out. So liquidity is there, and
We also noticed that there were too many ISIN because each one was really very, very segmented, and so therefore people could not trade. And if we have now seen that the AUM is growing, it's because, the people are trading and getting in, getting out. The market makers, which we had anticipated that will play a role, they are playing the role. The AMC is also playing a role for large liquidations beyond 25 crore. So this has also made it possible for the people to actually park in sometimes money. If you are not really holding up to maturity, even then, you have an easy way of getting out. And then, of course, if you hold long enough, you have the benefit of indexation. और देखिए ऑटो सेल्स आंकड़ों की बात करें नवंबर महीने के, तो टाटा मोटर्स की बिक्री जो है वो 25% बढ़ी है। वही बजाज ऑटो की बिक्री अनुमान से कम रही है। डिम्पी कालरा मेरे साथ, मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। डिम्पी बताइए, और जो दूसरी कंपनियां हैं उनके बिक्री आंकड़े यहाँ पर कैसे रहे? हालांकि टाटा मोटर्स की बिक्री जो है वो यहाँ पर जरूर 25% बढ़ी है। टाटा मोटर्स को छोड़ के ज़्यादातर जो ऑटो की कंपनीज हैं उन्होंने सबने डी ग्रोथ ही दिखाई है। नवंबर के मंथ की जो सेल्स के उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा नंबर्स, और आप वो देखिएगा भी। सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो की बिक्री का जो अनुमान था हमारा वो करीब 4 लाख गाड़ियों का था, लेकिन इन्होंने जो बेची हैं वो 3.79 लाख हैं, यानी कि कुल मिला के बिक्री 10% के आसपास घटी है। और इनका जो 2 व्हीलर सेगमेंट है वो भी करीब 12% घटा है। और इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, हालांकि वहाँ पर ग्रोथ आई है करीब 10% के, लेकिन कुल मिला के इनकी जो टोटल कमी है वो हमको 10% से ज़्यादा के दिखे कुल बिक्री में, टोटल सेल्स में। सेकंड डिवीज़न है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब इन्होंने 7,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं, जबकि हमारा अपना अनुमान था करीब 9,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे। और एक कुल जो कमी हुई है इस बार नवंबर में पिछले साल के कंपैरिजन में वो करीब 30% के आसपास की है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इनमें घरेलू बिक्री भी करीब 33% के आसपास घटी है। लेकिन एस्कॉर्ट्स एक चीज़ के लिए जाना जाता है वो अपने एक्सपोर्ट्स, तो इन्होंने फिर से एक्सपोर्ट्स में 24% की बढ़ोतरी दिखाई है। टाटा मोटर्स पे आ रहा हूँ मैं, कुल बिक्री इनकी हुई है करीब 2.25 लाख। हमारा अनुमान था कि 3 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। और इनकी जो कुल बिक्री है जो पिछले साल के मुकाबले अगर मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूँ तो वो 15% कम हुई है। इसके अंदर भी अगर आप एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा देखेंगे तो इनका वो भी ठीक है, इन्होंने भी 30% एक्सपोर्ट्स इनका भी बढ़ा है। आगे आते हैं अशोक लीलैंड के नंबर्स पे। अशोक लीलैंड की कुल बिक्री 10,480 यूनिट की रही। हमारा मानना था कि 11,000 से ज़्यादा यूनिट्स की गाड़ियाँ बेच देंगी, लेकिन थोड़ी कम है। पिछले साल के मुकाबले इनकी जो गाड़ियों की बिक्री हुई है वो कम है, और घरेलू बिक्री भी करीब 3-3.5% आसपास घटी है। एक और बेहतर कंपनी जिसने इस बार कुल मिला के पैसेंजर व्हीकल में सबसे अच्छे नंबर दिखाए वो था टाटा मोटर्स। इनकी जो बिक्री है वो करीब 25% बढ़ के 62,000 यूनिट को पार कर गई। हालांकि हमारे अनुमान से थोड़ा कम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30,000 यूनिट से कम बेच देंगे। फिर भी जो ग्रोथ आई है वो 21% के आसपास की है। साथ ही एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसके साथ ये है कि जो ई व्हीकल्स हैं इन्होंने इस बार 1750 बेच दिए, जबकि पिछले साल सिर्फ 400 ही बेचे थे इन्होंने। अब आते हैं लास्ट M&M पे। M&M की जो कुल बिक्री है, जिस पैसेंजर व्हीकल बिक्री कहते हैं ऑटोमेशन में, वो करीब 6-6.5% बढ़ी है। और ट्रैक्टर बिक्री के अंदर अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़ी कम, वो 27,681 रही है। कुल मिला के M&M के नंबर भी हमारी उम्मीद से थोड़े कमज़ोरी थे। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी इस अपडेट के लिए। और देखिए, सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर एक बार फिर अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। और ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने की उम्मीद है। मेरे साथ प्रकाश प्रियदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, चालू वित्त वर्ष के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की रकम है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह आंकड़ा जो है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने बजट में जो सब्सिडी की रकम का आवंटन किया था वो करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास था। तो इसका मतलब यह है कि ये रकम करीब दोगुनी हो सकती है। हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि सरकार फर्टिलाइजर मंत्रालय की तरफ से जो मांगे की गई हैं उसमें उस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। करीब 2 बार कैबिनेट ने जो है करीब 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी जो है वो दे चुकी है।
इसका मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं रॉ मटेरियल्स की, उसका असर साफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है और सरकार जो है सेफ साइड अतिरिक्त सब्सिडी का आवंटन जो है वो कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि 2 तरह की सब्सिडी सरकार देती है। एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है जैसे डीएपी जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है सब्सिडी अमाउंट का, और एक यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है जो कि वेरिएबल अमाउंट होता है, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि संसद के चालू सत्र में ही जो सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश किया जाएगा उसमें यह अतिरिक्त रकम जो है फर्टिलाइजर मंत्रालय के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस अपडेट के लिए। और देखिए, दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है। पेट्रोल की जो घटी हुई कीमतें हैं वो आज आधी रात से लागू हो जाएंगी और दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद महंगे पेट्रोल की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को राहत जरूर मिली है। मेरे सहयोगी वरुण ने यहाँ पर कुछ आम लोगों से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुना देते हैं। पेट्रोल 8 रुपए लीटर कल से कम हो जाएगा। वैल्यू एडेड टैक्स था, वैट जो अब कम किया दिल्ली सरकार ने, तो अंतर तो आता ही है, जेब पे जो असर। बिल्कुल फर्क पड़ता है सर। हमारे लिए तो, हम तो रोज भराते हैं, हमारा तो फील्ड का ही काम है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। दिल्ली सरकार ने वैट कम कर दिया, 8 रुपए पेट्रोल कल से और सस्ता हो जाएगा। आम आदमी को तो देखिए इन चीजों की जरूरत है, शायद उनके लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ना। पब्लिक को फुद्दू बना रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, दिल्ली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इधर से इतने बढ़ा ले 200 का, इतना बढ़ाने के बाद कम कर रहे, पब्लिक को पागल बना रहे हैं क्या? पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हुआ है तो आप लोग समझते होंगे कि 8 रुपए सस्ता होने का क्या मतलब है, जेब पर तो असर पड़ता है। बिल्कुल हाँ, सस्ता हुआ। वैसे योगी सरकार ने ऐसे घटाए हैं, जैसे केजरीवाल कोई भी बैट पे, केजरीवाल ने ही अब इस वक्त घटाए हैं, उन्होंने 8 रुपए अब कम हुआ है, वैट कम किया है। यूपी से तो यहाँ पे फिर भी महंगा है, यूपी में 95 है। जैसे कल से पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो रहा है, 8 रुपए प्रति लीटर। हाँ, वैट कम हुआ है, क्या लगता है आम आदमी के बजट पे तो फर्क पड़ता ही है? देखिए हाँ, पक्का पड़ता है। 8 रुपए बहुत होते हैं। इंतजार था इस कदम का कि कम हो, क्या हो? बहुत जबरदस्त था। यूपी से लेना, हम तो यूपी से भी ले रहे थे, कहते यूपी में 8 रुपए पहले हो गया है, दिल्ली वालों ने अब किया है तो अच्छा हो गया। मतलब नॉर्मल घर का बजट हम बनाते हैं, चीजें होती हैं, उसमें अब पेट्रोल भी हमेशा शामिल रहता है। मतलब अगर पेट्रोल से एकदम जुड़ा हुआ है ना, पेट्रोल हर वर्क जो भी होता है पेट्रोल से होता है। कहीं हम किसी काम से आ रहे हैं तो पेट्रोल इस्तेमाल होगा, कोई सामान मंगा रहे हो तो किराए का, भाड़े का, हर चीज़ से फर्क पड़ता है ना उसका। और देखिए, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते अगर चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की सीमाएं बंद होती हैं तो भारतीय मोबाइल सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। बहरूपिया कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन ने एक बार फिर तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी है। इसका फैलाव रोकने के लिए दुनिया भर के देश अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में 2 साल से मंदी झेल रहे भारतीय उद्योग जगत की अच्छी ग्रोथ की उम्मीद फिर से नाउम्मीदी में बदल सकती है। ओमिक्रॉन की एंट्री का मोबाइल सेक्टर पर भी असर पड़ने के आसार दिख रहे हैं। चीन, ताइवान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया मोबाइल पार्ट्स के हब हैं। ऐसे में अगर इन देशों की सीमाएं बंद होती है तो मोबाइल पार्ट्स की शिपमेंट में कमी आ सकती है और इसका सीधा असर भारत में स्मार्टफोन की कीमतों पर पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि दिवाली और दूसरे त्योहारों के मौसम में बिक्री से मोबाइल सेक्टर के हालात कुछ सुधरे थे। अगर अब देशों की सीमाएं बंद करने का फैसला लिया जाता है तो अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आई तेजी एक बार फिर मंदी में बदल सकती है। 2021 में स्मार्टफोन के 160 से 168 मिलियन यूनिट शिपमेंट आने की उम्मीद है। पिछले साल के मुकाबले ये 36 से 37 मिलियन ज्यादा है। भारत में त्योहारी सीजन से पहले कई बड़े ब्रांड्स ने इन्वेंट्री बनाकर रख ली थी, लेकिन अगर शिपमेंट आने पर रोक लगती है तो ये कंपनियां बची हुई इन्वेंट्री के दाम बढ़ा सकते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि सीमाएं बंद होने के बावजूद शिपमेंट्स की आवाजाही जारी है, लेकिन पूरी दुनिया अगर पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ती है तो उसकी उम्मीदों पर एक बार फिर झटका लग सकता है। ET नाउ स्वदेश।